नमस्कार मित्रों, और आप देख रहे हैं RICS यानी आर इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विस भोपाल, और मैं हूँ CM मिश्रा। और आज की हमारी क्लास बहुत बच्चों के रिक्वेस्ट पर है। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं बच्चों को, तो उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए हमने सोचा है कि हर दिन 15-20 मिनट की क्लास ऐसे करके और आपकी इकोनॉमिक्स की सारी प्रॉब्लम्स को मिट्टी में मिला देंगे। ओके तो इस तरह से जल्दी समय ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इकोनॉमी एक साइंस है, एक डिसिप्लिन है, एक विज्ञान है, या यू कैन से कि एक विषय है, जिसको हम कहते हैं हिंदी में अर्थशास्त्र। ओके, तो अर्थशास्त्र या इकोनॉमी एक विषय है। तो इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र नामक इस विषय के अंतर्गत हम अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर है? और जहां शब्द आया व्यवस्था, इंग्लिश में इस व्यवस्था को कहते हैं सिस्टम। ओके, तो अगर व्यवस्था शब्द आया यानी सिस्टम शब्द आया, तो सिस्टम का मतलब होता है कि कई सारे कंपोनेंट होंगे, यानी उसके कई सारे घटक होंगे। व्यवस्था हमेशा कई घटकों से मिलकर बनती है, कोई एक अकेली चीज व्यवस्था नहीं बनाती है। तो उन कंपोनेंट्स को समझने के लिए हम जो सबसे अच्छा एक सिंबॉलिक तरीका डेवलप करते हैं, वो डेवलप करते हैं ये गियर वाला। जैसे साइकिल के गियर होते हैं ना, एक गियर, फिर इस गियर से जुड़ा हुआ दूसरा गियर। समझ पा रहे हैं इस बात को? एक गियर चलेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक चलने लगेगा, और इन दोनों से जुड़ा हुआ एक तीसरा गियर। ओके, तो अगर हम कह रहे हैं कि ये इकोनॉमिक सिस्टम है, ये सोशल सिस्टम है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, तो इसका मतलब वो कई सारे कंपोनेंट्स के आपस में अंतः संबंधित होने से या अंतः संबद्ध होने से बनता है। क्लियर है? आपस में को रिलेट होने से बनता है। अब प्रश्न उठता है कि अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक सिस्टम के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक P, एक S और एक C। P फॉर होता है प्रोडक्शन यानी हिंदी में कहते हैं उसको उत्पादन। ओके, यहीं पर इस बात को भी समझ लेते हैं, किसका उत्पादन। तो जब हम उत्पादन की बात करते हैं, तो उत्पादन बेसिकली दो चीजों का होता है। एक होता है वस्तुओं का, ओके, और दूसरा उत्पादन होता है सेवाओं का। क्लियर है? यानी वस्तुएं यानी गुड्स और सेवाएं यानी सर्विसेज। तो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये पहला कंपोनेंट हो गया, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। अब यहाँ वस्तुओं की बात फिर से एक बार कर ले, यानी गुड्स के प्रोडक्शन की बात कर ले, तो जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, वो भी दो तरीके का होता है। एक होता है प्रोडक्शन थ्रू नेचर, क्या? प्रकृति से उत्पादन, नेचर से प्रोडक्शन। ओके, और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण या विनिर्माण। तो एक प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट होता है और एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होता है, विनिर्मित उत्पाद भी कहते हैं। क्लियर है? तो अब क्या देख रहे हो आप कि देयर आर टोटली 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और इन्हीं के आधार पर पूरी इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर्स में बांटते हैं। ठीक है? वी हैव 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। कोई भी इकोनॉमी को हम बेसिकली 3 भागों में, 3 क्षेत्रों में बांटते हैं, जिसमें से पहला वाला जो है ये कहलाता है प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। जब हम उत्पादन
प्रकृति से करते हैं, तो जो उत्पाद हमें मिलते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में गिने जाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद कहलाते हैं। अब प्रकृति से उत्पादन में मतलब क्या हो गया, क्या क्या चीजें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं? तो फसलें, जितनी प्रकार की फसलें हैं, तो यू कैन से एग्रो प्रोडक्ट, कृषि उत्पाद जितने भी प्रकार के हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, मोटा अनाज है जिसे आजकल श्री अन्न कहा जाता है, या खाद्यान्न है, जितना भी हो गया। इसके बाद डेयरी के जितने प्रोडक्ट्स हैं ये प्राइमरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। डेयरी के अलावा फिशरी, पोल्ट्री फार्मिंग, ओके, हॉर्टिकल्चर मतलब अंगूर की खेती, चाय की खेती, कॉफी, बागानी जो कृषि करते हैं, पपीते के बगीचे लगाना, फलों के बगीचे लगाना, तो ये दीज ऑल आर। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे माइनिंग प्राइमरी प्रोडक्ट है। माइन जो है वो हम फैक्ट्री में मिनरल्स नहीं पैदा करते हैं, मिनरल्स हमें धरती के नीचे से मिलते हैं, तो माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर का इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ओके। इसी तरह से ब्लू इकोनॉमी, तो यू नो व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? मछली उत्पादन। हाँ, ब्लू इकोनॉमी मतलब केवल मछली नहीं, समुद्र से जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, चाहे मोती का मतलब जो कल्टीवेशन हो, या मछली हो, और खाली मछली नहीं, प्रॉन्स होते हैं, ओके। और बहुत सारी चीजें हम मतलब जो ओशियन इकोनॉमी जिसको आप कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड ब्लू इकोनॉमी। तो यहाँ से जितने प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हो सब नेचर से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा इन एडिशन टू इट, अगर हम कहें फॉरेस्ट प्रोडक्ट, चाहे वो माइनर हो और चाहे मेजर, मतलब चाहे हम जंगल से लकड़ी पाते हो, या माइनर प्रोडक्ट का मतलब हनी हो गया, महुआ हो गया, तेंदू पत्ता हो गया, these all activities comes under the primary sector, ठीक है। अब इनमें से बहुत सारी चीजों को आप देखो प्राइमरी सेक्टर में, तो क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट ही फिर सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, मतलब यहां से प्रोडक्ट आते हैं इस सेकेंडरी सेक्टर में। तो सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज आल्सो कॉल्ड द सेक्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। इसे निर्माण और विनिर्माण का क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको? सेकेंडरी। या इट इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, द सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। इसे उद्योग क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक सेक्टर को, द्वितीयक क्षेत्र को। और जब हम उद्योग लगाते हैं तो हमें कई चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या चीजों की जरूरत होती है उद्योग में? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है कैपिटल चाहिए। भाई पैसा होगा तभी उद्योग लगेगा, वरना हर कोई लगा ले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल चाहिए। दूसरा हमें मशीन चाहिए, टूल्स चाहिए। फिर तीसरे हमें लेबर्स चाहिए। फिर चौथे हमें स्किल लोग चाहिए, मैनेजर चाहिए, मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव चाहिए मार्केटिंग के लिए, ठीक है, इंजीनियर्स चाहिए, ओके। तो ये सारे फाइनेंस के जानकार चाहिए, ओके। इकोनॉमिक समझ रखने वाले लोग चाहिए जो हमारा बजट वगैरह बना सके। तो पहला कैपिटल, सेकंड मशीन या टूल्स, तीसरा लेबर्स हो गया, और इसके अलावा रॉ मटेरियल चाहिए। इनको हम प्रोसेसिंग, मतलब इन सारी चीजों को हम लगाएंगे आपस में, जोड़ेंगे एक दूसरे से, और तब हमारा कोई प्रोडक्ट तैयार होगा। तो जो प्रोडक्ट तैयार होगा दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो जैसे गेहूं यानी व्हीट जो है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, बट ब्रेड दिस इज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। तो ये उद्योग क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यही एक बात आगे बढ़ने से पहले एक बात और क्लियर कर दूं कि कोई भी देश की अर्थव्यवस्था अगर वो प्राइमरी में है, ओके, बट धीरे धीरे वो इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है सेकेंडरी में। क्या इकोनॉमी प्राइमरी में है? प्राइमरी में होने का मतलब क्या हो गया? प्राइमरी में होने का मतलब हो गया कि मोर देन 50% पीपल आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर। खेती ही करते हैं, मछली पालन करते हैं, दूध पालन करते, दूध उत्पादन करते हैं, सेक्टर प्राइमरी में है। एंड द पॉपुलेशन इज स्लाइटली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली शिफ्टिंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र में अर्थव्यवस्था बढ़ रही है हमारी। तो दैट इकोनॉमी बढ़ रही है,
ग्रेजुअली बढ़ रही है, तो दैट इज कॉल्ड डेवलपिंग इकोनॉमी। उसको हम विकासशील कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कोई भी अर्थव्यवस्था, यानी कोई भी देश की अर्थव्यवस्था, ओके, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर बड़ी तेजी से प्राइमरी से, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अगर धीरे धीरे प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर की ओर बढ़ रही है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम डेवलपिंग या विकासशील कहते हैं। क्लियर है? और विकासशील इकोनॉमी की खासियत क्या होती है कि उसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत होती है ग्रोथ की, मतलब उसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज, समझे? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मतलब समझे? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र खुल जाता है लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों के आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खुल जाता है। बेस क्या होता है इसमें? बेस मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी की ओर बढ़ने का जो पहला साधन क्या होता है कि ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहां बच्चे पढ़ते हैं। यही बच्चे फिर धक्का देते हैं इकोनॉमी को कि प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ ले जाते हैं। जैसे अब किसान के बच्चे, माँ बाप ने पढ़ा लिखा दिया, अब ये सोचने लगते हैं कि अपनी फैक्ट्री खोलेंगे, अपनी फैक्ट्री लगाएंगे। तो पहला इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, पहले बैंकिंग फाइनेंस, बैंक को हम अगर किसान के बेटे होकर फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो जब तक हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगा, वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी, तब तक हम कैसे फैक्ट्री डाल सकते हैं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रांग होना जरूरी होता है। ओके, तीसरी चीज गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है लिबरल होनी चाहिए, सरकार की नीतियां लिबरल होनी चाहिए कि हम फैक्ट्री लगाने जाए इंस्पेक्टर राज ना हो कि 50 सरकार की तरफ से अड़ंगे लगा दिए जाए, समझे? चौथी चीज क्या होनी चाहिए कि हमारे मार्केट, हमारे जो प्रोडक्ट को खपाने के लिए एक प्रोग्रेसिव मार्केट होना चाहिए कि जैसे मैंने कोई चीज बनाई तो उस चीज को खरीदने वाले लोग भी होने चाहिए। ओके, मीडिया कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए जिससे मैं बता सकूं कि साहब मैंने एक ऐसी साइकिल बनाई जो हवा में उड़ती है। तो ये सारे गुण जिस भी अर्थव्यवस्था में हैं और जितने क्लियर हैं, जितने इफेक्टिव हैं, वो अर्थव्यवस्था उतनी बेहतरीन डेवलपिंग इकोनॉमी या विकासशील अर्थव्यवस्था होती है। क्या क्या? विज्ञापन, मार्केट, बाजार का मतलब बोले तो न्यू मार्केट नहीं, ओके? बाजार मतलब कि हजरतगंज का मार्केट नहीं, बाजार का मतलब डिमांड। अब आप अच्छी तरह समझते हो कि आज की स्थिति में आप अच्छे से जानते हो कि बाजार होने के लिए कोई मार्केट सजा धजा होना जरूरी नहीं, क्योंकि अब आज तो आप में से बहुत लोग बाजार जाते भी ना कुछ खरीदने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हो। तो बाजार मतलब क्या हो गया? बेसिकली डिमांड है। अगर हमारी बनाई गई चीजों की डिमांड है हमारे देश में तो इसका मतलब अच्छा मार्केट है। स्किल लोग, एजुकेटेड लोग, ठीक है, कैपिटल की इजीली अवेलेबिलिटी और गवर्नमेंट की बेहतरीन पॉलिसीज किसी भी इकोनॉमी को डेवलपिंग बनाने के लिए पहली शर्त होती है। अब जो इकोनॉमी इधर नहीं बढ़ रही है, यानी प्राइमरी ही बेसिक सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है लोगों का, तो उसको कहते हैं अंडर डेवलप्ड। क्या कहते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। एंड जो बढ़ नहीं रही है बल्कि शिफ्ट हो चुकी है, मतलब ये जारी नहीं है। ऐसे में क्या होता है? ऐसी इकोनॉमी में जो प्राइमरी सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर भी इंडस्ट्री बन जाता है। मतलब खेती करने का काम किसान नहीं करते ऐसे देशों में। ऐसे देशों में खेती भी बड़े बड़े पूंजीपति करते हैं। बात समझे? ऐसे देशों में जो बड़ी फैक्ट्री लगाने में जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, वैसा ही इन्वेस्टमेंट खेती करने वाला उद्योगपति भी करता है। लाइक उदाहरण के लिए एक बेहतरीन उदाहरण इसका बताता हूं। पंजाब, हमारे देश में एक स्टेट पंजाब है, वहां पंजाब में अब खेती नहीं होती है, किसान नहीं है, किसान भी उद्योगपति हैं। अभी बॉर्डर्स पे बैठे हैं किसान। अब लोग कह रहे हैं ये कैसे किसान है भैया? मर्सिडीज से
हाँ, ये कैसे किसान है यार भाई, बड़ी बड़ी महंगी महंगी BMW कारों से आ रहे हैं, तो वो किसान नहीं है, किसान कम उद्योगपति हैं। और बुराई क्या है इसमें? इसमें बुराई क्या है कि कृषि भी औद्योगिक हो जाए, नहीं अच्छा है ये तो। है ना? अमेरिका में केवल 4% लोग खेती करते हैं, लेकिन जो 4% लोग खेती करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज से खेती करते हैं। वो मतलब कंपनी फार्मिंग है, कारपोरेट फार्मिंग होती है। हमारे यहाँ मोदी जी एक बिल लेके आए थे, किसान बिल, कृषि बिल, फार्मर्स बिल लेके आए थे ना। फार्मर बिल में यही प्रोविजंस थे कि कैसे हम खेती को उद्योग में तब्दील करें। अभी हम एक बिस्से 2 बिस्से पर खेती कर रहे हैं। मोदी जी का प्लानिंग ये थी कि भाई अगर आप 1-2 एकड़ पर खेती कर रहे हो तो खेती छोड़ कुछ और करो। तो फिर उस खेत का क्या होगा? तो बड़े बड़े जो कारपोरेट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी कि वो आपसे डील कर लेंगे कि आप अपनी जमीन हमें दे दो, 15 साल के लिए हम इस पर खेती करेंगे। तो पता चलेगा क्या कि रिलायंस के खेत है ये पूरे इलाके में, रायसेन के इलाके में, भोपाल के इलाके में, और वो बहुत टेक्निकल तरीके से, मैकेनिकल तरीके से, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए वो खेती करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। चलो उस पर कभी अलग चर्चा करेंगे कि फायदा है कि नुकसान है किसान को इससे, वो एक अलग चर्चा का विषय है। बट कारपोरेट फार्मिंग समझे? तो ऐसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां प्राइमरी सेक्टर भी कारपोरेट बन चुका है, यानी इंडस्ट्री में ही गिना जाता है। तो प्राइमरी सेक्टर हो ही ना, तो दैट इज कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमी। और तीसरा जो होता है सेक्टर, दैट इज द सेक्टर ऑफ सर्विसेज। अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र को सेवाओं का क्षेत्र कहा जाता है ना? इसमें हम कोई चीज का प्रोडक्शन नहीं करते, मतलब कोई टेंजिबल गुड्स, फिजिकल गुड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, एक इनटेंजिबल प्रोडक्ट बनाते हैं हम, समझे? या यू कैन से कि इनविजिबल प्रोडक्ट तैयार करते हैं। लाइक आई एम टीचिंग यू, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, दैट इज अ प्रोडक्ट, और आप मुझे इसका पे कर रहे हो। आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी नब्ज पकड़ता है और आपकी नब्ज पकड़कर आपको आपकी बीमारी बता देता है ना? तो समझे? तो दैट इज हिज प्रोडक्ट, ये उसका उत्पाद है, वो अपनी सर्विस दे रहा है। क्या दे रहा है? वो अपनी सेवा दे रहा है। सिमिलरली बहुत सारे सेक्टर्स, इंश्योरेंस, बैंकिंग, हॉस्पिटल, हॉस्टल, होटल्स, tourism, it is a big sector of economy। खासकर हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा तेजी से, सबसे ज्यादा तीव्रता से विकास करने वाला क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। ओके, सबसे ज्यादा तेजी से यही सेक्टर हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है। आप देखते होंगे कि आपके घर के आस पड़ोस में, आपके जानने पहचानने वाले लोगों में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो या तो खेती कर रहे हैं, मतलब खेती तो खाली नाम मात्र की रह गई है। कहने का मतलब मेरा ऐसा नहीं है कि कोई खेती कर ही नहीं रहा है, खेती के साथ साथ लोग दूसरे काम कर रहे हैं। जैसे भैया खेती करते हैं, साथ में इंश्योरेंस एजेंट है, बीमा का काम भी देखते हैं। ये भैया खेती करते हैं, साथ में इनकी क्लिनिक भी है। टाइम टू टाइम गांव में ही, वहीं कस्बे में इन्होंने अपना वो मेडिकल स्टोर भी खोल रखा है। तो खेती के साथ साथ सर्विस सेक्टर से भी ये भाई साहब है, ये खेती करते हैं लेकिन मास्टर है, एक स्कूल में पढ़ाते भी हैं। ये अंकल जी ये खेती करते हैं लेकिन पोस्ट मास्टर है। तो जॉब भी चल रही है। तो जॉब इज द सर्विस सेक्टर। आई बात समझ में? तो वी हैव 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर आर द सेक्टर ऑफ गुड्स, ये वस्तुओं का क्षेत्र है। और टर्सरी सेक्टर इज द सेक्टर ऑफ सर्विसेज। जो टर्सरी सेक्टर है, जो तृतीय क्षेत्र है, वो सेवाओं का क्षेत्र है। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो वी हैव 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अब ये तो सिर्फ प्रोडक्शन की बात कर ली हमने। अब यू नो कि प्रोडक्शन कहाँ होता है? प्रोडक्शन होता है तो खेत में, अगर प्राइमरी सेक्टर है, या फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है ना? अब फैक्ट्री आपके घर में तो है नहीं, फैक्ट्री से आपका घर बहुत दूर है। भाई पार्ले जी बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट का प्रोडक्शन मुंबई में हो रहा है और खाया जाना उसको आपके घर में। तो यहाँ आपका घर हो गया,
तो यहां से लेकर और यहां तक, दिस इज द सेकेंड कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। ये दूसरा कंपोनेंट है अर्थव्यवस्था का, जिसको सप्लाई कहते हैं। यानी प्रोडक्शन यूनिट से कंज्यूमर तक जो भी प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी करना, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। तो ओके, आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये पीएससी है, पीएससी प्रोडक्शन सप्लाई। अब सप्लाई में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, आप देखो सप्लाई में क्या क्या होगा। सप्लाई में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो मार्केट होगा सप्लाई में, कि भाई सप्लाई कहाँ की जाएगी। ओके, अब मान लो कालाहाड़ी का क्षेत्र है उड़ीसा में, वहां कोई जानता ही नहीं पार्ले जी बिस्किट। ओके, हमारे गांव में आप चले आओ, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ब्राह्मणों का गांव है, अब वो लोग ऐसा सोचते हैं बिस्किट पता नहीं कौन बनाते होंगे, किसके किसके हाथों में जाता होगा, पकी हुई खाने की चीज है। भैया ना ना ना, अपना ब्राह्मण तो नष्ट हो जाएगा, ये डिमांड ही नहीं है। अब हमारे गांव में अब आप जाके आप पिज्जा की एक शॉप खोल दो, दिन भर बैठ के मक्खी मारोगे, है ना। तो क्या नहीं है, क्यों नहीं है, डिमांड नहीं है। पानी पूरी की दुकान खोल दो आप, फुर्सत नहीं मिलेगी आपको। लेकिन बर्गर बेचने लगो तो बर्गर को बर्गर नहीं कहते हो, कहीं पाव में जाए, पाव भर के दे दिया है, क्या पाव होता ना, डबल रोटी पाव, पाव के अंदर आलू टिकिया भर के दे दी यार, और 65 रुपया ले रहे हैं, और पाव सबसे सस्ता वाला 65 में आएगा, तो कौन खाएगा। उनको तो क्या चाहिए, 10 रुपए के 20 पूरिया, पानी पूरी, 20 गोलगप्पे, है ना। आप खुद भी खाओ, रिश्तेदारों को भी खिलाओ। क्या है, बर्गर की डिमांड नहीं है। ओके, जैसे हम लोगों का ब्राह्मणों का इलाका है, अब वहां आप आके हैदराबादी बिरयानी बेचो, डिमांड नहीं है। बात समझ रहे हैं। तो डिमांड को ही, डिमांड होना या ना होने को ही हम सरल भाषा में क्या कहते हैं, मार्केट। तो पहली चीज सप्लाई के लिए क्या जरूरी है बच्चा, अच्छा, और मार्केट भी अफेक्टेड बाय सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। ये बात समझे, मार्केट प्रभावित हो रहा है किससे, सोशल कल्चरल फैक्टर्स से। सोशल कल्चरल फैक्टर्स मतलब वही हो गई कि हम ब्राह्मण हैं, हम चिकन नहीं खाएंगे, दिस इज द कल्चरल फैक्टर, इससे मार्केट प्रभावित हो रहा है। खाएंगे नहीं तो दुकान भी नहीं, हाँ, खाएंगे नहीं तो डिमांड ही नहीं आएगी। आज बात समझ। तो अब ऐसा समझ लो कि कहीं ठंडे प्रदेश में आइसक्रीम बेचो तो आएगी डिमांड, नहीं आएगी। हालांकि देखो, मार्केटिंग इसी कहते बेटा ना, मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं ऐसे ही पैसे नहीं लेते लाखों रुपए। सबसे बेहतरीन मार्केटिंग होती है कि गंजे को कंघा बेच देना, ये सबसे बेहतरीन मार्केटिंग होती है। तो मार्केट से जुड़ी जो एक्टिविटी है मार्केट को प्रमोट करने की, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। मतलब मार्केटिंग का पर्पस क्या हुआ, डिमांड क्रिएट करना, ठीक, डिमांड क्रिएट करना, समझे। पोलर रीजन्स में भी, पोलर रीजन जो ध्रुवीय क्षेत्र है जहां माइनस में टेम्परेचर रहता है, वहां भी डिमांड आ जाए रेफ्रिजरेटर की, दैट इज मार्केटिंग। तो जो मार्केटिंग वाले होते हैं ऐसे ही काम करते हैं ना, कि वहां भी जाके लोगों को ऐसा कन्विंस करेंगे परसुएसिव कम्युनिकेशन से कि वो कहेंगे चलिए तो 2 फ्रिज का ऑर्डर ले लीजिए। तो दिस इज कॉल्ड सप्लाई। जो सेकेंड कंपोनेंट है उसका मार्केट, मार्केटिंग, और मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है क्या, वही एडवर्टाइजमेंट, समझे। कि आप अपने बच्चे को कैल्शियम बोन्स के लिए जरूरी होता है ना, बोन टीथ डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए कैल्शियम होना बहुत जरूरी होता है। तो आप अपने बच्चे के कैल्शियम के लिए क्या करते हैं, तो वो बोले कि दूध देते हैं। नहीं नहीं, मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि आप अपने बच्चे को कैल्शियम के लिए क्या करते हैं, क्या देते हैं, दूध। क्या आपको पता है कि दूध से कैल्शियम प्राप्त नहीं होता है जब तक कि उसमें हॉर्लिक्स ना मिलाया जाए। द बूस्ट, द सीक्रेट ऑफ माइंड, एनर्जी, ये सब करके ना बच्चों के दिमाग में बार बार दिन में 25 बार, मम्मा बूस्ट के बिना नहीं पीऊंगा, मम्मा हॉर्लिक्स के बिना मिल्क
हम लोगों ने कभी ऐसी जिद नहीं की, क्यों? टीवी नहीं रखी। हमें पता ही नहीं था कि हॉर्लिक्स, टीवी नहीं थी तो हमारे पास नहीं आया ये एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट होता है ना जो बार बार हमें फोर्स करता है, पार्टी करनी है, पार्टी। पार्टी का सिनोनिम दारू नहीं, मतलब बिना दारू कैसी पार्टी यार? ऐसा करके एक नैरेटिव, एक दिमाग सेट कर दिया जाता है ना कि बच्चा पार्टी कर रहा है, हम पहुंच गए, कहाँ है? अरे कुछ व्यवस्था नहीं, अरे यार छोड़ो, कल कल परसों कभी और कर लेना। मतलब समझे, ये किसने बनाया हमारे दिमाग में? मूवीज ने। समझे, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। तो डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो पहचान क्या है? बड़े साइंटिस्ट बन गए तो पहचान क्या है? सिगरेट। जब तक इधर सिगरेट हाथ में ना हो तब तक सोचोगे कैसे? हाँ, ये सब नैरेटिव बनाए जाते हैं ना कि आप भी बड़े आदमी बनो और कुछ गंभीर चिंतन का काम करो, कोई बड़ी गुत्थी सुलझानी हो। सुलझ नहीं सकती बेटा जब तक हाथ में सिगरेट ना हो। अब ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूं, उसका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, बट सिगरेट के बिना कैसे सोच सकते हैं? ओके भाई, एक बात बताओ, हमारे ऋषि मुनि थे हमारे, सिगरेट पी के इस तक ग्रंथ लिखा, क्या उन्होंने जीवन ग्रंथ लिख डाले? नहीं, लेकिन अभी ये मैं भाई एक बात बताओ, नहीं नैरेटिव बनाएंगे ये, इस तरह की चीजें फिल्मों में नहीं डालेंगे। अब आपने देखा होगा ना, एक मूवी थी जिसका नाम था मिशन मंगल, और उसमें सोनाक्षी सिन्हा को बहुत बड़ी साइंटिस्ट दिखाया है, और सिगरेट दारू सब पीती है वो। तो इसका मतलब बिंदास नहीं, यही। अरे उसमें वो जो कैरेक्टर था ना, एक बिंदास लड़की का कैरेक्टर किया जो दारू सिगरेट सब पीती है और सेक्स पर खुलकर बात करती है। बिंदास होने का यही मतलब है क्या कि सिगरेट पिए, दारू पिए, अफीम पिए लड़की तो बड़ी बिंदास? लेकिन ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया गया है। क्यों किया गया ऐसा? इसलिए किया गया है जिससे बच्चियों में सबसे पहले आए, बी बोल्ड बेटा। मोनिका फिर हाथ ले आए क्या शाम को? तो बी बोल्ड होने का मतलब क्या है? वही, जब तक हम लिकर नहीं लेते हो तब तक बोल्ड कैसे बनेंगे? ऐसा है नहीं, इसकी ऐसा मेंटालिटी सेट कर दिया जिससे कि डिमांड बढ़ी चीजों की। नहीं तो इतनी करोड़ों करोड़ों की, लाखों लाखों की फैक्ट्रियां लग रही हैं, बिक नहीं जाएंगी ये? तो मार्केटिंग, अब सेकंड एडवर्टाइजिंग, इसके बाद क्या? इसके बाद सप्लाई। फिर सप्लाई में क्या आता है? ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज, मतलब कि भंडारण, फिर वहां से उसको रिटेलिंग, कंज्यूमर तक पहुंचाना, समय समय पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऑफरिंग, सेल लगाना, ऑफर देना। तो तीसरा सेक्टर क्या है? तीसरा सेक्टर है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन क्या डिसाइड करता है? कंजम्पशन डिसाइड करता है, कंजम्पशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि क्लास, ओके, समझ रहे बात को? नहीं, वर्ग, ये कहते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन के अंदर यानी उपभोग के अंदर आप ये जानते हो कि हर चीज आपकी उपभोग की है। ओके बच्चा, आप अगर कोचिंग पढ़ने आ रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि BMW से आओगे। जिस पर ये BMW से चलने का, मर्सिडीज से चलने का हक किन्हीं दूसरे लोगों का है। दैट इज द रिच क्लास, आप मिडिल क्लास के हो। तो ऐसे क्लास के अकॉर्डिंग कंजम्पशन का अलग अलग स्टैंडर्ड है कि भाई ये है, इसकी औकात कितनी कंज्यूम करने की, इसकी कैपेसिटी कितनी है कंज्यूम करने। दैट इज कॉल्ड परचेजिंग कैपेसिटी। उसको हम क्या कहते हैं? परचेजिंग। और अकॉर्डिंग टू परचेजिंग कैपेसिटी, अपनी परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही हम क्या करते हैं? अपनी परचेजिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही हम प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। और हमारी परचेजिंग कैपेसिटी को ही ध्यान में रखकर फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। मतलब समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा हमारी तरफ से डिमांड आएगी जिन प्रोडक्ट्स की, उन्हीं प्रोडक्ट पर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज उतनी बड़ी संख्या में काम करेंगे, उतनी बड़ी संख्या में लगेंगे। पहले फोन 1-2 होते थे, नोकिया हो गया, तो एक इंडस्ट्री हो गई। एक अब सबकी डिमांड है, 2-2 3-3 फोन।
तो अब इसलिए जो है वो गली गली फोन बिक रहा है और गली गली फोन बन रहा है। तो आगे बात समझे। तो दिस इज द होल इकोनॉमी। यही तीन चीजों का आपस में जो एक गुत्था है, इन्हीं चीजों से रिलेटेड, मतलब इफ यू से इकोनॉमी, तो अब आप क्या पढ़ोगे बेटा? अब आप ये पढ़ोगे कि भाई ये तीनों चीजें प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन में ध्यान रखना आपको कि जैसे प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन पर एक सवाल और उठता है कि इसे मतलब प्रोडक्शन हमारा कंट्रोल होता है कि नॉन कंट्रोल या अनकंट्रोल होता है? कंट्रोल होता है सर। ओके, कहने का मतलब होता है कि उत्पादन जैसे मैं कर रहा हूं तो अनियंत्रित कर रहा हूं कि नियंत्रित कर रहा हूं? तो आप बोलोगे सर हमेशा प्रोडक्शन कंट्रोल होता है। जी सर। ओके भाई, ऐसा तो नहीं कि अनाकूत उत्पादन किए जा रहा हूं, अनाकूत उत्पादन किए जा रहा हूं। एक सीमा तय करके रखता हूं ना कि इस साल इतना प्रोडक्शन करेंगे, इस साल इतना प्रोडक्शन करेंगे। क्लियर है? यस। अब उसमें आते हैं कंट्रोल कौन करता है? मार्केट। तो अगर प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द मार्केट, अगर प्रोडक्शन बाजार द्वारा नियंत्रित है, बाजार तय कर रहा है कि कौन सी चीज का कितना प्रोडक्शन हो, सप्लाई इज कंट्रोल्ड बाय द मार्केट, जी सर। जहां डिमांड हो वहां सप्लाई की जाए और जितनी डिमांड हो उतनी सप्लाई की जाए। समझे? आगे मेरी बात समझ में? एंड कंजम्पशन इज अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर पर किसी तरह का कोई बंधन, कोई प्रोहिबिशन ना हो, वो जो भी कंज्यूम करना चाहे कंज्यूम करे। ठीक, तो इस टाइप की इकोनॉमी को हम टोटली क्या कहते हैं? फ्री इकोनॉमी कहते हैं। मुक्त, कंज्यूमर पे कोई वो नहीं है, फोर्स नहीं है। कंज्यूमर पर फोर्स नहीं है, सप्लाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ओके, और प्रोडक्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। क्या बनाए? आप सोच रहे हो फैक्ट्री लगाने की, तो किसकी फैक्ट्री लगाएं? देखो मार्केट में डिमांड किसकी है। अब अगर आपको ये पता चले कि साहब मार्केट में डिमांड तो अफीम की बहुत है, हर कोई अफीम के नशे में धुत रहना चाहता है, तो अफीम की फैक्ट्री लगा दे। अगर इफ यू आर फ्री टू डू सो, अगर आप स्वतंत्र हैं ये करने के लिए, तो दैट इज फ्री इकोनॉमी। समझे? कहां बेचे अफीम? ड्रग्स स्कूल में सप्लाई कर दो, सबसे ज्यादा डिमांड वहीं से आ रही है। यूनिवर्सिटीज में बच्चों को दो, बड़े अच्छे कंज्यूमर है, बहुत अच्छे ग्राहक है आपके, और कोई प्रतिबंध ना हो इस पर। स्कूल के गेट पर आप ड्रग्स बेच रहे हो मान लो, तो दैट इज कॉल्ड फ्री इकोनॉमी। समझे? और आपकी उम्र ना देखी जाए कि भाई आप किस उम्र के हैं कि ड्रग्स ले रहे हैं, नहीं 18 से कम के नहीं ले, इस तरह का कोई प्रतिबंध ना हो, तो दैट इज कॉल्ड फ्री इकोनॉमी। तो जो फ्री इकोनॉमी होती है उसी का पर्याय है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ये जो मार्केट इकोनॉमी होती है, फ्री इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं इसको। मतलब यहां सब कुछ मार्केट यानी डिमांड पे डिपेंड करता है। बिल्कुल, यहाँ सब कुछ डिमांड तय करता है। इज इट ओके? एंड सेकंड जो दूसरी अर्थव्यवस्था है, दैट इज, इसमें क्या होता है? इसमें मेजर एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इसमें ज्यादातर आर्थिक जो गतिविधियां होती है सरकार द्वारा नियंत्रित होती है। समझे? गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि आप हर चीज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, आपको सरकार से लाइसेंस लेना होगा। ड्रग्स बनाना है, सरकार से लाइसेंस, सरकार तय करेगी कि आप कितने ड्रग्स बनाओ। अब आप पूछो ड्रग्स सरकार फिर क्यों बनवाती है? अगर सरकार को ही कंट्रोल करना है तो ड्रग्स का क्या यूटिलाइजेशन है? तो तमाम तरह के मेडिसिन में ड्रग्स यूज किए जाते हैं। तो बिना उनकी परमिशन के आप ड्रग्स, मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लिए बिना आप ड्रग्स नहीं बना सकते। बिकेगी कहां? वो भी लाइसेंस की शॉप होंगी, मतलब हर जगह नहीं बिकेगी। समझे? हर कोई दारू नहीं बना सकता, हर कोई बंदूक या बुलेट्स नहीं बना सकता। अगर ये ऐसा मार्केट हमारा कि एवरीथिंग एवरीवेयर, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड कंजम्पशन, कंजम्पशन में भी ये है कि भाई लाइसेंस लेना है आपको, बंदूक लेके घूम रहे हो तो उसके लिए लाइसेंस चाहिए, मतलब बनाने में भी लाइसेंस चाहिए
सप्लाई में भी लाइसेंस चाहिए, कंजम्पशन में भी लाइसेंस। लाइसेंस मींस परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब दिखा रहा है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सख्त नियंत्रण है यहाँ पर। अगर ऐसी है हमारी अर्थव्यवस्था तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिस्ट इकोनॉमी और कमांडेड इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, फ्री इकोनॉमी, और एक कमांडेड या कंट्रोल्ड या नियंत्रित या कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहलाती है, जिसमें ज्यादातर एक्टिविटीज या लगभग सभी एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। रेगुलेटेड भी बोल सकते सर इसको। हाँ, रेगुलेटेड रेगुलेटेड भी कह सकते हैं, रेगुलेटेड इकोनॉमी भी कह सकते हैं, समझे? और अगर इकोनॉमी ऐसी है कि जिसमें ये हो कि भाई कुछ चीजें गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, बाकी चीजें फ्री होंगी, तो इसका मतलब इसका भी नेचर है और इसका भी नेचर है, फ्री भी है और कंट्रोल भी है, तो इट इज कॉल्ड मिक्स। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है, दैट इज द मिक्स इकोनॉमी। इस अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन अभी क्या है बेटा, सिर्फ ये कहने को रह गई है। धीरे धीरे आफ्टर एक माइलस्टोन है 1991, इस रास्ते में एक मील का पत्थर है 1991 में हमने एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया। क्या किया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट किया। इसके जरिए हम बड़ी तेजी से फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ी तेजी से हम अब फ्री इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी पर कंट्रोल करेगी, तो हम सब जो इस इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको फुल फ्लैश डेवलपमेंट नहीं दे पाएंगे। ओके, उसको जो उसका पूरा जो फ्लोरिश एक डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। और अगर हमारे यहाँ सेक्टर्स डेवलप नहीं हुए इकोनॉमी के, तो उसमें समस्या आ जाएगी। समस्या क्या आ जाएगी? तो उसमें समस्या आ जाएगी कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी। अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हुई तो लोगों को रोजगार, लोगों के हाथों से रोजगार छिन जाएगा। ठीक है? ओके, गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, समाज में असमानता बढ़ेगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो हाउ दीज ऑल टॉपिक्स आर इंटररिलेटेड, ये अपन कल की क्लास में समझेंगे कि तो मिक्स्ड इकोनॉमी ज्यादा सही है या कैपिटलिस्ट? क्योंकि ना देखो सर मिक्स्ड तो ऑब्वियसली अच्छी ही है, क्योंकि इसमें दोनों के नेचर हैं। एक महात्मा बुद्ध का मिडिल पाथ है कि ना हम इस पीक पे हैं ना हम इस पीक में हैं, हम दोनों के बीच बैलेंस बना के चलते हैं। और मोटो सिर्फ एक होता है कि इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। ओके, इसमें मोटो क्या होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल इकोनॉमी हो या फ्री इकोनॉमी हो, तो आंसर होता है जिसमें जनता का फायदा हो। समझे? 80 के दशक तक क्या था कि भोपाल से बेगमगंज जाने के लिए, सागर जाने के लिए, ओके, बसेस नहीं चलती थी क्योंकि उतने ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे कि हम 8 लाख का बस खरीदे और उस खर्चा करें उसमें 1000 दुनिया भर का, और पता चले 1000-2000 रुपए फायदा कमा रहे महीने में, तो इतना बड़ा रिस्क। और लड़ गई तो वो भी गई, तो इतना बड़ा रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बसेस नहीं चल पाती थी। जिनको जाना होता था अपने साधनों से, बैलगाड़ी से, हाँ, साइकिल से सागर तक जाते थे यहाँ से, या अपने स्वयं के साधन होते थे। डिमांड बेस्ड इकोनॉमी में क्या है बस एक मिनट, फिर क्या समझे? तो इंटरेस्ट फुलफिल, जनता का हित पूरा, तो वहां पर सरकार को आना पड़ा। और सरकार आई तो क्या किया सरकार ने? सरकार ने एक डिपार्टमेंट बनाया, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राज्य परिवहन निगम बनाया और बस चला दी। 90 तक आते आते, 90 के दशक तक आते आते जमाना बहुत बदल गया, पैसेंजर्स बढ़े। जब ढेर सारे पैसेंजर्स बढ़ गए तो सरकार को लगने लगा क्या कि भाई अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग यहां से सागर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उसने सरकार ने इन्वेस्टर से पूछा कि क्या आप बस चलाना चाहोगे? तो उन्होंने कहा अरे इतनी भीड़ में
हम मौका ना मतलब फायदा ना उठाएं तो बेवकूफ है, हम चला देंगे बस। फायदा क्या हुआ इसमें कंज्यूमर का कि 10 इन्वेस्टर आ गए, जी सर। यानी बस ऑपरेटर 10 अलग अलग कंपनियों के ऑपरेटर बस ऑपरेट करने लगे, अब उनमें चल गया कंपटीशन। ऐसी स्थिति में भी फायदा हमारा, समझे? तो कौन सी अच्छी है? कैपिटलिस्ट अच्छी है, कम्युनिस्ट इकोनॉमी अच्छी है या मिक्स्ड इकोनॉमी अच्छी है? इसका एक ही आंसर है, अच्छी वही है जो जनता के हित में है। और जनता का हित किस में है? ये समय और परिस्थितियों के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। समय और परिस्थितियों के हिसाब से जनता का हित किस में है, जनता की भलाई किस में है, जनता को किस में फायदा मिल रहा है, ये फिक्स नहीं रहता है। टाइम बदलने के साथ साथ ये चीजें भी बदलती रहती है। आज के सिनेरियो में हम देखें तो क्या है? आज के सिनेरियो में प्राइवेटाइजेशन, ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ही हमारे हित में है। जी सर। क्योंकि इसके बहुत फायदे हैं। हम चाहे जितना विरोध कर ले विदेशी कंपनियों का, लेकिन आज देख रहे हैं आप किसान आंदोलन हो रहा है, उसका एक मुद्दा ये भी है कि WTO का विरोध, ओके, है ना उसमें कि WTO का, विश्व व्यापार संगठन, और विश्व व्यापार संगठन से हमने जो एग्रीमेंट्स किए उसका हम विरोध करेंगे, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। हमारा WTO के साथ रिलेशन केवल एग्रीकल्चर का रिलेशन नहीं है। हम प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की न जाने कितनी चीजों का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे हैं। और WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ट्रेड को रेगुलेट करने वाली एक बॉडी है। हम खुद को केवल चंद किसानों के कहने से ना, हम खुद को WTO से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो हम विश्व अर्थव्यवस्था से कट जाएंगे। और आज विश्व एक गांव है, और जिसने अपने आप को इस गांव से काट लिया, तो आप समझते हैं पहले क्या होता था कि किसी को पनिश करना हो ना तो उसे बहिष्कृत कर देते थे, ओके। और हमारी जो WTO से कट जाने की योजना है वो खुद में ही खुद का बहिष्कार कर देने की योजना है। तो ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जो किसान आंदोलन पंजाब मतलब बॉर्डर पर हो रहा है, पंजाब के किसानों का, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये पॉलिटिकल है। इनकी मतलब इन्होंने शर्तें ऐसी रखी है ना, जैसे हमारे दादी थी तो कहानी सुनाते थे तो कहते थे कि उसमें शर्त रखी उसने कि ऐसा मैं करूंगी तुम्हारे साथ शादी तब जब तुम शेरनी दूध ले आओगे। तो ये ऐसी शर्त ही रख दी है कि पॉसिबल ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यही वाली हालत है। क्योंकि राधा को तो हमको नचवाना ही नहीं है भाई, हमको किसानों की ऐसी कोई समस्या का समाधान ही नहीं करवाना, हमें तो बॉर्डर पर नौटंकी करनी है और ये दिखाना है कि किसान बहुत शोषित है, किसान बहुत पीड़ित है, किसान की बहुत सारी, और सचमुच में जिन जगहों पर किसानों की समस्याएं हैं वहां कोई आंदोलन ही नहीं है, ओके। तो सीधी सीधी राजनीति से प्रेरित चीजें हैं, खैर, ओके। तो ये बात समझ में आ गई। अब कल हम जानेंगे, कल की क्लास में हम सर देखिए मिक्स्ड इकोनॉमी से अगर अपन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे तो ये तो बहुत सारी चीजों का नियंत्रित हो जाएंगे अपन, बहुत सारी चीजों को लेकर। ऐसे मैंने कहा अनियंत्रित नहीं हो हाँ, रहा है। वो आपने बताया कि बाजार अनुसार बदलता है, समय के अनुसार। मैं वही बता रहा हूँ कि कहाँ अनियंत्रित हो रहे हैं। आप ये सोचो कि जब हमारी इकोनॉमी, ऐसे मान लो कि एक तरह से कम्युनिस्ट थी, जी सर, नेहरू पीरियड में। हाँ, एक कंपनी थी BSNL, क्या थी? 16 रुपए पर पल्स कॉल आती थी, और जो उठाता था ना फोन, इसको कहते हैं इनकमिंग, आउटगोइंग नहीं, इनकमिंग भी 3.5 रुपए पर पल्स लगता था, और पल्स 30 सेकेंड का होता था। आपने बात की ना, तो ऐसा नहीं किसी ने फोन लगा हमारा क्या, हम तो सुन रहे हैं। जो बात कर रहा है ना उधर, जो फोन जिसने रिसीव किया है, रिसीवर को भी पैसा देना पड़ता था। और आज बदलते बदलते प्राइवेटाइजेशन की बदौलत जमाना ये आ गया है कि ऑलमोस्ट फ्री कॉल हो रही है, ऑलमोस्ट, मतलब फ्री का मतलब यही है ना कि किसी को भी ना लगे कि मैं पूछूं भूषण से, भूषण यार फोन दे दो, कॉल कर लो, और इनका प्राण ना सूखे। सर कितनी देर बात कर रहे हैं
मैंने देखा है ऐसा समय कि जैसे कोई फोन आया था शुरू में, तो किसी ने कह दिया कि एक कॉल लगा दो, तो ऐसे अंदर तक ऐसे सिरहरी दौड़ जाती थी कि पता नहीं कितना बिल जाएगा इसका। और एक कॉल मैंने 72 रुपए की है। आज स्थिति ये है कि 100-150 रुपए का रिचार्ज करा लो, अनलिमिटेड, दिन भर बतियाते रहो। तो किसके, अच्छा कई बार तो ऐसी स्कीम्स भी मैंने देखी है कि बात करो और पैसा पाओ। जी सर। मतलब जितना बात करो उतना आपका बैलेंस बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। तो ये सब किसकी बदौलत हो रहा है? हाँ, आज कैसे कि 100 रुपए का रिचार्ज कराओ 2 GB फ्री। ये सब इस वजह से हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन नहीं, कंपटीशन। हमेशा हमें मार्केट को, अगर हम कह रहे हैं कि हमारा मार्केट कैपिटलिस्ट है, तो कैपिटलिस्ट मार्केट तभी सक्सेस हो सकता है जब कैपिटलिस्ट मार्केट में या जो फ्री इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव हो। अगर मुक्त अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था है तो उसका फायदा अंततः ग्राहक को मिलेगा। अगर वो प्रतिस्पर्धी नहीं है तो डूब जाएगा, ग्राहक को सबसे ज्यादा चोट होगी। तो मोनोपोली पर हमें रोक लगाना है और गवर्नमेंट ने इसके लिए पर्याप्त उपाय किए हैं। कंपटीशन कमीशन बनाया हुआ है। क्या हमारे देश में हर क्षेत्र में कंपटीशन कैसे बढ़े, प्रतिस्पर्धा कैसे बढ़े, क्योंकि अल्टीमेटली ध्यान रखना, हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फ्री इकोनॉमी। हम मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और फ्री इकोनॉमी में क्या, फ्री इकोनॉमी के 2 ही ग्राउंड है। क्या क्या? एक डिमांड हो, मार्केट हो, और दूसरा कंपटीशन। अगर कंपटीशन नहीं है तो फ्री इकोनॉमी जनता के हित में नहीं मानी जाएगी। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपको बताऊंगा कि कृषि क्षेत्र से, यानी प्राइवेट सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से एंड टर्शियरी सेक्टर से इकोनॉमी का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे देश में, अर्थव्यवस्था में। ओके, और उससे पहले थोड़ी सी बातें बताऊंगा जीडीपी के बारे में, क्योंकि जब तक हम जीडीपी नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जीडीपी में इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो जीडीपी, जीएनपी थोड़ा सा समझने के बाद फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है। और ऑब्वियसली प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम है, प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट कम है। तो क्यों कम है और उसके लिए क्या उपाय किए गए हैं अब तक, और क्या उपाय किए जाने चाहिए। ओके, तो थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलेंगे अपन इसी समय, इसी वीडियो में। डिमांड बेस्ड इकोनॉमी में दैट इज मार्केट इकोनॉमी। हाँ बिल्कुल, डिमांड बेस्ड इकोनॉमी ही तो मार्केट इकोनॉमी हुई ना, नहीं समझे भाई? डिमांड बेस्ड इकोनॉमी ही को तो हम कह रहे हैं मार्केट इकोनॉमी। ओके, तो मार्केट इकोनॉमी और कुछ नहीं है, ठीक। और ऐसे तो समझ लो आपको कि डिमांड इकोनॉमी के संदर्भ में डिमांड और मार्केट पर्याय है। मार्केट मतलब बाजार नहीं, जिसको हम बाजार समझते हैं। बाजार गए थे पापा, है ना, कहाँ फलाने बाजार गए थे, वो बाजार नहीं है। बाजार मतलब वो जगह जहां जाकर के आप डिमांड क्रिएट करते हैं। आज की डेट में ऑनलाइन मार्केट है, अमेजन मार्केट है, वो जो प्लेटफॉर्म है ना, दैट इज द मार्केट। तो वहां जाके आप क्या कर रहे हो? वहां जाकर आप तमाम तरह के प्रोडक्ट्स देख रहे हो, खोज रहे हो और वहीं से ऑर्डर करते रहे हो, है ना। तो दैट इज मार्केट। ओके, और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।